हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सफलता का सफ़र, आपके सिलेक्शन का सफ़र। तो ध्यान से सुनना भाई। अपने रिवर सिस्टम, राजस्थान का जो रिवर सिस्टम है या फिर राजस्थान की जो नदियां हैं उसके एकदम लास्ट में आ चुके हैं। और आपको अच्छे से पता है राजस्थान का पूरा रिवर सिस्टम या नदी तंत्र तीन तरह से बांटा जाता है। एक बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल को जाने वाली नदियां, ठीक है, जो पूरे रिवर सिस्टम का 23% या 23% का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके बाद में अरब सागर या अरेबियन सी की ओर फ्लो करने वाली नदियां, बहने वाली नदियां, जो पूरे रिवर सिस्टम या नदी तंत्र का 17% या 17% का निर्माण करती है। ठीक है भाई। इसके बाद राजस्थान जो है वो भारत में मुख्यतः ऐसा राज्य है, ठीक है भाई। कुछ बुक्स में तो लिखा हुआ है कि एकमात्र राज्य ऐसा है। ठीक है, फिर भी मैं सोचता हूँ कि हो सकता है भी ऐसी नदियों का उदाहरण कहीं और राज्यों में भी मिलता होगा एक आधा। लेकिन राजस्थान मुख्यतः मुख्यतः ऐसा राज्य है जिसमें आंतरिक प्रवाह की नदियां मिलती है, इंटरनल फ्लो रिवर सिस्टम मिलता है, जो पूरे रिवर सिस्टम का 60%, 60% का निर्माण करता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए भाई, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये इंटरनल फ्लो रिवर सिस्टम या आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी नदियां होती है, क्या होती हैं ये। तो भाई रिवर्स क्या करती हैं, रिवर्स क्या होता है, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, या तो पहाड़ से होता है या किसी झील से होता है। ठीक है, मतलब जल स्रोत से होता है, वाटर का सोर्स होना चाहिए। और उसके बाद ये ढाल के साथ या कई बार ढाल के विपरीत, जैसे नर्मदा या ताप्ती नदियां ढाल के विपरीत बहती हैं, ये समुद्र की ओर बहती है या महासागर की ओर बहती है। ठीक है भाई, बेसिकली सी या ओशियन की ओर जाती है। लेकिन लेकिन इंटरनल फ्लो रिवर सिस्टम या आंतरिक प्रवाह की नदियां वो नदियां हैं जो कि स्थलीय भाग से उत्पन्न होकर स्थलीय भाग पर ही समाप्त हो जाती है या किसी झील में जाकर समाप्त हो जाती है। जो किसी लैंड पोर्शन से ओरिजिन होता है उनका, और किसी लैंड पोर्शन पर ही जाकर इनकी एंडिंग हो जाती है, ये इंटरनल फ्लो रिवर्स कहलाती हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है। पूरे भारत में राजस्थान मुख्यतः ऐसा राज्य है जिसमें ऐसी नदियां देखने को मिलती है। और राजस्थान के रिवर सिस्टम का, राजस्थान के नदी तंत्र का कितना 60% पार्ट जो है वो ऐसी ही नदियां बनाती है। और याद कीजिए अपने रिवर सिस्टम का पहला पहला वीडियो लेक्चर, उसके अंदर मैंने पूरी लिस्ट बनवाई थी आपको, और उसमें आंतरिक प्रवाह की नदियों में पहली नदी कौन सी लिखवाई थी। वो आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे लंबी नदी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है भाई। तो उसी से शुरुआत करते हैं। और एक और चीज आज का जो अपना टॉपिक है वो इंटरनल फ्लो रिवर सिस्टम, आंतरिक प्रवाह की नदियों के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड फैक्ट्स भी है भाई। तो पूरे रिवर सिस्टम के एक्स्ट्रा पॉइंट्स और फैक्ट्स अपने करने वाले हैं, ध्यान देना भाई। ठीक है, जो नया नक्शा जारी हुआ है, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, जलप्रपात जो है उनकी बात करेंगे, त्रिवेणी संगम जो है उनकी बात करेंगे, दुर्ग या किले नदियों से संबंधित है उनकी बात भी होगी। ठीक है, अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो नदियों से संबंधित है उनकी बात भी होगी। ठीक है, कोई ऐसे शहर या नगर जो नदियों के किनारे बसे हैं उनकी बात भी होगी। जल ग्रहण क्षेत्र की, वाटर कैचमेंट एरिया की बात भी होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। ठीक है भाई, तो लास्ट तक बने रहना, ये मत सोचना इंटरनल फ्लो रिवर सिस्टम या आंतरिक प्रवाह की नदियों की ही बात होगी, नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और अब तक आपके दिमाग में उस नदी का नाम आ चुका होगा, घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह की नदियों में इंटरनल रिवर्स जो है, इंटरनल फ्लो रिवर्स जो है, उनमें सबसे लंबी नदी, सबसे पहले वही इसके अन्य नाम करते हैं। तो इसके अन्य नाम जो है वो है सोता नदी। ठीक है भाई, नट, नाली, मृत नदी, डेड रिवर, हाकरा, सरस्वती। ठीक है भाई, और एक इसका स्टार करके याद कर लेना कि इसका एक नाम वेदों में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो इसको इसको आप बोल सकते हो इसका वैदिक नाम। ठीक है भाई, तो ऋग्वेद में इसका एक नाम मिलता है, मतलब ये नदी अत्यंत प्राचीन नदी है भाई, दृश्यदती। ठीक है भाई, कौन सा नाम मिलता है, दृश्यदती इसका
किस में नाम मिलता है? इसका एक तरीके से वैदिक नाम बोल सकते हो आप, ऋग्वेद में मिलता है भाई। ठीक है, अब इस नदी के बारे में पढ़ें तो एक तो ये ध्यान रखना भी, आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे लंबी नदी, इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो है 465 किलोमीटर। ठीक है भाई, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करती है ये, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके जाने वाली एकमात्र नदी हो गई है, अगर इसमें जल प्रवाह अच्छा हो तो। ठीक है भाई, तो एक इसका ये पॉइंट भी याद रख लेना। अब अपने सीधा डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं इसको, और सारी चीजें डायग्राम के अंदर ही समझ लेते हैं। वरना क्या होगा कि ऐसा लगेगा जैसे वन लाइनर हो जाएगी चीजें, वन लाइनर नहीं पढ़ते भी, अपने अपने कंसेप्ट डेवलपमेंट करते हैं भाई। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कालका, भाई बाड़मेर कालका एक्सप्रेस जाती है ना, तो कालका हिमाचल प्रदेश का एक तरीके से वो पॉइंट है जहां तक सबसे लास्ट स्टेशन है, जहां तक, ठीक है, एक कह सकते हो कि ब्रॉड गेज जो है वो पहुंचती है रेल लाइन। उसके बाद शिमला तक आपको किस में जाना पड़ेगा? टॉय ट्रेन में जाना पड़ेगा। ठीक है भी, नैरो गेज पे जाना पड़ेगा। ठीक है, कालका जो है वो चंडीगढ़ के पास ही है, और एक तरीके से हिमाचल प्रदेश या हिमाचल की शुरुआत होती है वहां से। तो कालका, तो अपने यहां से जाएंगे तो हिमालय पर्वत श्रेणी की शुरुआत, या हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे दक्षिणी भाग कौन से क्या कहलाता है? कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ियां। यहां से ये नदी उद्गमित होती है भाई, शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, और एक तरीके से राजस्थान की तरफ आती है, और उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, और इस तरीके से इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो यहां हनुमानगढ़ से प्रवेश किया, हनुमानगढ़ के बाद गंगानगर चली गई, और अब तो आप एक और याद रखो कि गंगानगर के साथ साथ अनूपगढ़, अनूपगढ़ से होती हुई ये पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है भी, हनुमानगढ़ से सबसे पहले प्रवेश देखते हैं। तो हनुमानगढ़ में जहां प्रवेश होता है वो है हनुमानगढ़ टिब्बी, हनुमानगढ़ टिब्बी तहसील। ठीक है भाई, और तलवाड़ा, तलवाड़ा झील। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तलवाड़ा नाम की जगह बांसवाड़ा में भी है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में भी एक जगह है जिसका नाम है तलवाड़ा। ठीक है भाई, और बाड़मेर जो है इसमें एक जगह है जिसका नाम है तिलवाड़ा। तो कंफ्यूज मत होना भाई, क्लियर है? इसके बाद गंगानगर, गंगानगर में बेसिकली सूरतगढ़, लेकिन सूरतगढ़ इसके किनारे नहीं बसा हुआ है, ये ध्यान रखना भाई। सूरतगढ़ जो है वो इसके किनारे नहीं बसा हुआ है, सूरतगढ़ से होकर जाती है, सूरतगढ़ से होकर जाती है। ठीक है, और ये हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ इसके किनारे बसे हुए हैं, तो ये अपने पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देते हैं। क्या? कि ये जो हनुमानगढ़ है, ठीक है, और अनूपगढ़ है,
वो इसके किनारे पर स्थित है। ठीक है, अगली चीज, दो जिलों से होकर बहती है, और क्योंकि अनूपगढ़ एक नया जिला बन गया है तो अब अपने कहेंगे 3 जिले। तो 2 जिले पहले लिख लेते हैं भाई, 2 जिले पहले लिख लेते हैं, कौन कौन से? हनुमानगढ़, ठीक है, और श्री गंगानगर। और अब क्योंकि अनूपगढ़ एक नया जिला बन चुका है और सीमा पर स्थित है तो इससे होकर भी जाती है और इससे होकर ही पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। अब देखिए भाई, ये हनुमानगढ़ जो है, हालांकि हनुमानगढ़ में भटनेर से लेकर अनूपगढ़ तक का क्षेत्र इस नदी के तल से नीचा बसा हुआ है, लेकिन मुख्यतः देखिए, अगर आप हनुमानगढ़ गए हुए हो और अगर आप हनुमानगढ़ में रहे हुए हो, जैसे हनुमानगढ़ में मैं रहा हुआ हूँ भी, हनुमानगढ़ जंक्शन में एनपीएस स्कूल है, वहाँ पे नेशनल पब्लिक स्कूल, वहाँ पर 1 साल पढ़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पर अगर आप हनुमानगढ़ कभी भी गए हो तो आपको पता है कि हनुमानगढ़ जो है, वो जो शहर है वो 2 भागों में बंटा हुआ है, हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ टाउन। ठीक है, हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ टाउन, बीच में घग्गर नदी है। ठीक है भाई, और इन दोनों में से भी मुख्यतः हनुमानगढ़ टाउन वाला जो भाग है वो इस नदी के तल के नीचे है। तो हनुमानगढ़ टाउन, ठीक है भाई, घग्गर के तल से नीचा बसा है। तो इसी वजह से भाई कई बार क्वेश्चन आता है कि कालका की पहाड़ियों में अगर मूसलाधार बारिश हो तो राजस्थान में कहां पर बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। भाई याद करो ध्यान से, लूनी नदी में, बालोतरा में भी हमने यही देखा था, लेकिन वहां पर हमने क्या बात की थी कि जो लूनी का नदी का तल है, ठीक है, और बालोतरा जो है वो समानांतर है, पैरेलल है, लेकिन हनुमानगढ़ टाउन की बात करें तो ये नदी के तल से नीचा बसा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, इसीलिए यहां बाढ़ संभावना ज्यादा रहती है। और पहले, आज से 10-15 साल पहले की बात करूं अगर मैं, या उससे भी पहले, तो यहां पर फ्रीक्वेंटली हर साल लगभग बाढ़ आती थी हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो इसे कई बार कुछ बुक्स में सौरो ऑफ नॉर्थ राजस्थान भी कहा जाता है, उत्तरी राजस्थान का शोक। ठीक है भाई, कोई भी नदी जो है, जैसे बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। तो बाढ़ बाढ़ जिस भी नदी से बाढ़ ज्यादा आती है ना, उसको उस क्षेत्र का शोक या सौरो कह देते हैं। ठीक है, पता है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मूसलाधार बारिश होगी तो हनुमानगढ़ टाउन में बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, और ये नदी जो है इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी होगा तो ये पाकिस्तान तक चली जाएगी। जब ये पाकिस्तान में जाएगी, ठीक है, जब ये पाकिस्तान में जाएगी तो पाकिस्तान में इसे हाकरा नदी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? हाकरा नदी। अपने ने लिखा ना, देखो ये अभी मैंने अन्य नाम, इसीलिए अन्य नाम सारे नाम लिए नहीं, क्यों नहीं लिए? क्योंकि अभी इन पे डिस्कशन होगा। तो हाकरा नदी कहां कहते हैं? पाकिस्तान में कहते हैं। अब इस पर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं भाई। जो भूवैज्ञानिक है, जियो साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट वगैरह, ये इनका ऐसा मानना है कि ये हाकरा नदी हुआ करती थी जो कि इस पश्चिमी राजस्थान से होकर बहती थी, और ये हाकरा नदी जो है वो सरस्वती और यमुना नदी दोनों से मिलकर बनती थी भाई।
विद टाइम क्या हुआ कि ये सेंट्रल हाईलैंड्स ऊपर की तरफ उठा, ये भाग नागौर हाईलैंड्स भी कहते हैं ना, नागौर उच्च भूमि, ये भाग ऊपर उठा। तो क्या हुआ कि ये यहाँ यहाँ जो यमुना नदी है वो तो किधर मुड़ गई, जो यमुना नदी इधर आती थी वो किधर मुड़ गई भाई, वो गंगा नदी की तरफ मुड़ गई। ठीक है, और ये जो सरस्वती नदी है इसके अवशेष के रूप में आज भी घग्गर और यहाँ अजमेर से ठीक है किधर कच्छ की तरफ जाने वाली कौन सी, लूनी नदी, तो घग्गर और लूनी इसी सरस्वती नदी के अवशेष हैं। इसीलिए घग्गर नदी और लूनी नदी दोनों को ही अन्य नामों में सरस्वती कहा जाता है। तो अब आपको पता चल गया भी कि ये हाकरा नाम क्यों है यहाँ और ये सरस्वती नाम क्यों है। सोता नदी याद कर लेना, नट याद कर लेना, नाली पे बात करेंगे, पहले बात करते हैं मृत नदी पर। ठीक है, और अभी क्या है, अभी का क्या सीन है कि वर्तमान में एट प्रेजेंट जो भटनेर है, हनुमानगढ़ में भटनेर है, इसके पास ये नदी विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, इसी इस नदी को मृत नदी कहा जाता है। कभी पहले जितना पानी अब शेष नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसीलिए इस नदी को मृत नदी कहा जाता है। ऋग्वेद में इसका दृश्यदती नाम है। अब बात करें नाली, तो ये नाली क्या है, नाली मुख्यतः घग्गर का अपवाह क्षेत्र, या मैं कहूं जो घग्गर नदी का बेसिन है, ठीक है, नदी के आसपास का क्षेत्र जो नदी से प्रभावित रहता है उसको कहते हैं मुख्यतः हनुमानगढ़ में। मुख्यतः कहां, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में ही ये नदी जो है वो उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, जिसे पाट कहते हैं। और ये जो पाट क्षेत्र है, उपजाऊ मैदान है, ये चावल की खेती के लिए जाना जाता है। और मुख्यतः चावल में भी कौन सा, बासमती चावल। ठीक है भाई, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर लेना भाई। ठीक है, अच्छा, अब ये पाकिस्तान में पहुंच गई, अब ये नदी पाकिस्तान में पहुंच गई, तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जाकर, ठीक है, ये क्या होगी, समाप्त भी होगी, तो वो भी लिख लेते हैं। तो पाकिस्तान में कहां, तो पाकिस्तान में कहां, तो पाकिस्तान में भाई बहावल, बहावल नगर, बहावल नगर में फोर्ट अब्बास। तो ये लास्ट से लास्ट कहां तक जाएगी, बहावल नगर में फोर्ट अब्बास तक जाएगी भी। और यहां पर जाकर इसका समापन हो जाएगा। लेकिन यहां तक तभी पहुंचेगी जब इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी होगा, नहीं तो ये भटनेर के पास ही विलुप्त हो जाती है। अब आराम से सारे पॉइंट्स देख लो भाई, क्योंकि अपने को एक तरीके से विस्तार में यही नदी पढ़नी है, बाकी सारी नदियां छोटी छोटी सी है भाई। अब इसमें एक पॉइंट छोटा सा रहा है, उसके अलावा सारे पॉइंट्स अपने डिस्कस हो चुके हैं। तो भाई इसके अन्य नाम क्या है, सोता नदी है, नट नदी है, नाली है, मृत नदी है, हाकरा है, सरस्वती है। ऋग्वेद में इसका नाम दृश्यदती मिलता है। तो ये अत्यंत प्राचीन नदी है। सोता नट याद रख लेना। नाली वास्तव में क्या है, इसके अपवाह क्षेत्र को कहते हैं मुख्यतः हनुमानगढ़ में ही इसके द्वारा बनाए गए उपजाऊ मैदान को पाट कहते हैं, जिसमें चावल की खेती, बासमती चावल उगाया जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी क्योंकि यहाँ कभी सरस्वती या हाकरा नदी बहती थी। हाकरा नदी जो है वो यमुना और सरस्वती के मिलने से बनी थी। ये इस क्षेत्र के ऊपर उठने से नदी के प्रवाह में क्या हुआ, अवरोध हुआ।
तो यमुना तो गंगा की तरफ चली गई। सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में घग्गर और लूनी पाई जाती है, तो इसीलिए इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं। क्लियर है? हाकरा क्यों कहते हैं वो भी समझ गए, लेकिन हाकरा कहाँ कहते हैं? पाकिस्तान में कहते हैं। इसमें अगर पर्याप्त मात्रा में पानी हो तो ये पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान में कहाँ? बहावल नगर में चली जाती है। बहावल नगर में फोर्ट अब्बास के पास जाकर समाप्त हो जाती है। इसके बाद ये दो दो जिलों में बहा करती थी, लेकिन अभी जो नए जिला बन गया अनूपगढ़, तो अब आप याद कर लेना भाई, दो की जगह ये 3 जिलों में बहती है। ठीक है, तीसरा जिला कौन सा? अनूपगढ़। ठीक है भाई। आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे लंबी नदी है 465 किलोमीटर। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? कालका की पहाड़ियाँ, कालका में शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील में तलवाड़ा झील से। ठीक है भाई। इस हनुमानगढ़, ठीक है भाई, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ इसी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, हनुमानगढ़ जो है, और मुख्यतः हनुमानगढ़ टाउन घग्गर के तल से नीचा बसा हुआ है। हालांकि हनुमानगढ़ से लेकर अनूपगढ़ तक का क्षेत्र इसके तल से नीचा है, तो कई बार बाढ़ का जो पानी है, बाढ़ जो आती है इससे, वो इसी चावल की फसल के लिए नुकसानदायक भी है, उसको नुकसान भी पहुंचाती है। लेकिन अब इतनी बाढ़ आती नहीं, पहले बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी, तो इसे उत्तरी राजस्थान का शोक भी कहा जाता था। ठीक है भाई। और क्या पॉइंट रह गए इसके? एक पॉइंट मैंने कहा एक पॉइंट रह गया, क्या? कि यहां पर हनुमानगढ़ में कालीबंगा नाम की जगह है। हनुमानगढ़ में कालीबंगा नाम की जगह है भाई। ठीक है, और इस कालीबंगा में, ठीक है, हड़प्पा कालीन हड़प्पा कालीन या मैं कहूं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, किसके किनारे? इसी नदी के किनारे। ठीक है, और ये जो हड़प्पा कालीन अवशेष कालीबंगा में मिले हैं, कालीबंगा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की बनी हुई काले रंग की चूड़ियां बहुत मिली, तो इसे कालीबंगा नाम दे दिया गया। ठीक है, तो हनुमानगढ़ में पीली बंगा, कालीबंगा है भी, आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये कौन से युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। धातु के आधार पर इसे कांस्य युगीन या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप याद रख लेना भाई। ठीक है, ये एक अपना एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसे याद रख लेना। अब आप इसको स्क्रीनशॉट में ले लो भाई अपने, और आपको पूरी नदी जो है, घग्गर नदी, बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक है भाई, ये अपना एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको अलग से याद रख लेना भाई। थोड़ी डिजाइनिंग कर देते हैं इस पे। ठीक है, तो ये अपना एक एक्स्ट्रा पॉइंट है भाई। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गई अपनी कौन सी नदी? घग्गर नदी भाई। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं, फिर से डायग्राम बनाएंगे एक। अच्छा, एक चीज और, तो ये अनूपगढ़ नया जिला बना है। ठीक है, तो अनूपगढ़ से याद रख लेना भाई कि हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर के साथ साथ अब ये जो घग्गर नदी है वो अनूपगढ़ से भी बहती है। यही हम याद करेंगे आगे चलकर भी। ठीक है, नए वाले नक्शे के हिसाब से, नए वाले नक्शे के हिसाब से ये अनूपगढ़ जो है, जिसमें खाजूवाला, छत्तरगढ़, ये बीकानेर से ले लिए, रावला, घड़साना, अनूपगढ़, विजयनगर, रायसीनगर, ये गंगानगर से ले लिए। इस तरीके से अनूपगढ़ जिले का निर्माण हुआ है और घग्गर नदी से संबंधित ये पॉइंट अनूपगढ़ का याद रख लेना भाई। चलिए, फिर से अपने एक डायग्राम बनाते हैं, और ये अपना डायग्राम बनाया हुआ है। पहले नदी का नाम बाद में लिखूंगा, पहले चीज याद करेंगे अपने। ठीक है भाई, उड़ता हुआ पंछी। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, उड़ता हुआ पंछी जो होता है ना, बहुत ज्यादा उड़ रहा था। ठीक है, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा उड़ रहा था, तो उसका पंख काट दिया, अब वो ज्यादा उड़ नहीं पाएगा। ऐसा कुछ हुआ है, क्या हुआ है बात करेंगे। तो अर्धचंद्राकार आकृति का जिला है ये,
या प्याले नुमा, और इसमें लड्डू की तरह एक जिला ऐसे है, और लड्डू पर और इस प्याले पर ढक्कन की तरह एक जिला ऐसे है। तो ये 3 जिले हैं। आपको याद आएगा अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं मेरे, ठीक है, अपने ने जो फिजिकल डिविजन्स या भौतिक प्रदेश पढ़े थे उसमें ऐसी बातें की थी, या उससे भी पहले जब हमने राजस्थान का नक्शा किया था। ठीक है, अब मेरे को लगता है प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी भी, आज रात को प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं। ठीक है, तो अब देखिए ये है सीकर, ठीक है, ये है झुंझुनू, और ये है चूरू। आप कहोगे सर चूरू से तो कोई नदी बहती ही नहीं है, फिर आपने चूरू क्यों बनाया है? अभी भी बात करेंगे इस पे। और यहां पर भी एक नए जिले बनने का प्रभाव देखेंगे। सीकर में एक पहाड़ी क्षेत्र है, खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां, क्लियर है? ये जो खंडेला की पहाड़ियां हैं, हमने ऐसी 3 पहाड़ी क्षेत्र देखे हैं जिनसे 2-2 नदियां निकलती है, और ये खंडेला की पहाड़ियां भी उसमें थी। और आज अपने डिस्कस करेंगे उन तीनों पहाड़ी क्षेत्र पर। पहले यहां देख लेते हैं भाई, खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और सीकर से होती हुई झुंझुनू को, ठीक लगभग झुंझुनू को बीच में से काटती हुई चूरू से ठीक पहले, चूरू की सीमा से ठीक पहले समाप्त हो जाती है। इसीलिए चूरू में प्रवेश नहीं करती। ठीक है भाई, क्लियर है? ये नदी कौन सी है? तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि काटती है, तो काटने जैसा नाम होगा इसका कोई। ये है कांतली नदी। कौन सी नदी है ये? कांतली नदी। क्लियर है? कहां से उद्गम होता है इसका? कहां से इसका उद्गम होता है? तो खंडेला की पहाड़ियों पे, खंडेला की पहाड़ियों से। और कहां समापन होता है? चूरू की सीमा से ठीक पहले। सीकर में इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो तोरावाटी कहलाता है, तंवर वंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण। और सीकर की पहाड़ियों को तोरावाटी की पहाड़ियां भी बोल देते हैं। झुंझुनू में इससे जो पुराना जलोढ़ मैदान बनता है, पुराना जलोढ़ मैदान, क्यों भाई, नदी में अभी पानी है ही नहीं इतना। तो ये जो पुराना जलोढ़ मैदान बनता है, कहाँ? झुंझुनू में। ठीक है, इससे इसे क्या कहते हैं? तो आपके दिमाग में आ गया होगा भी, ये राजस्थान बांगर कहलाता है। ठीक है भी, बांगर मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मतलब एलुवियल सॉइल मतलब जो वाटर या जल पर, जल के साथ आती है, जल पर लोड होकर आई मिट्टी। ठीक है, तो ऐसी सॉइल या ऐसी मृदा जिसका ट्रांसपोर्ट वाटर या जल से होता है, वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। क्लियर है? तो इस नदी से कभी यहाँ पर इस मैदान का निर्माण हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये नदी जो है वो समाप्त सी हो गई है, समाप्त सी हो गई है। तो अब ये मिट्टी जो है पुरानी पड़ गई, तो इसे क्या कहते हैं? बांगर, राजस्थान बांगर क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है भी? तो ये है अपनी कांतली नदी। और इसमें भी एक पॉइंट याद रखना कि कांतली नदी के किनारे सीकर में गणेश्वर की सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता के अवशेष मिले हैं भाई। ठीक है भाई, ताम्रयुगीन बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है ये। ठीक है, तो ये धातु के आधार पर ये कौन सी है? ताम्रयुगीन। कालीबंगा कौन सी थी? कांस्य युगीन। ठीक है भाई, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉपर एज। चलिए, तो ये होगी कांतली नदी। लेकिन खंडेला की पहाड़ियों से याद कीजिए, एक नदी और निकलती है। तो ये नदी कौन सी है और ये कहां जाती है? ठीक है भाई, याद कीजिए।
और ये इस नदी का नाम है खंडेला नदी। इस नदी का नाम ही क्या है? खंडेला नदी। और ये नदी कहाँ जाती है? तो भाई एक झील है फेमस, उसकी तरफ जाती है। भारत की अंतःस्थलीय, सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है ये। अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील। नाम याद आ गया भाई? सांबर झील की बात कर रहा हूं मैं। कौन सी झील की बात कर रहा हूं? सांबर झील की बात कर रहा हूं। सांबर झील कहाँ है भाई? जयपुर के फुलेरा तहसील। तो आप कहोगे सर जयपुर के, ठीक है भाई, फुलेरा तहसील में। साथ ही साथ यह तीन तीन जिलों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये अजमेर से भी इसकी सीमा लगती है और नागौर से भी इसकी सीमा लगती है, लेकिन मुख्यतः जयपुर में, फुलेरा तहसील में, लेकिन अजमेर और नागौर से भी सीमा लगती है। तो एक नदी तो आ गई कहां से? यहां सीकर से खंडेला नदी। अब देखिए यहीं पर कुछ और नदियां कर लेते हैं। तो खंडेला नदी के बारे में इतना ही पढ़ना है अपने को, बस होगी खंडेला नदी। ठीक है, खंडेला नदी निकली कहाँ? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से गई कहाँ? सांबर झील की तरफ। सांबर झील में खंडेला के अलावा और भी नदियां आती है, जैसे नागौर से एक नदी आती है, खारी नदी। कौन सी आती है? खारी नदी। ठीक है भाई, तो ये हो गई अपनी नेक्स्ट नदी, खारी नदी। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ भी, खारी नदी जो है वो बनास की सहायक नदी है। ठीक है, एक तो एक तरीके से बंगाल की खाड़ी को जाने वाली नदियों में भी एक खारी नदी आती है। ठीक है, एक खारी नदी लूनी के अंदर बांडी और जवाई नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, दो खारी नदियां वहां पड़ी थी, एक तो बांडी की सहायक नदी थी, एक जवाई की सहायक नदी थी। इसका मतलब अरब अरब सागर को जाने वाले नदी तंत्र में भी एक खारी नदी आती है, और एक खारी आंतरिक प्रवाह की नदियों में भी आ गई। तो ऐसी नदी जो तीनों रिवर सिस्टम में, ऐसा नाम जो तीनों रिवर सिस्टम में मिलता है नदियों का, वो है खारी नदी। क्लियर है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जयपुर से जयपुर से कौन सी नदी आती है सांबर में? तो भैया जयपुर में देखो पहाड़ी क्षेत्र है। कौन सा? मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मनोहरपुरा की पहाड़ियां। ठीक है, ये जो मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं, इससे एक नदी आती है अभी। कौन सी नदी? तो मनोहरपुरा, मैं से मनोहरपुरा और मैं से मैंथा नदी। ठीक है भाई, तो ये हो गई मैंथा नदी। तो मैंथा नदी के बारे में और ज्यादा हमें पढ़ना ही नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है। क्या कि जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियों से आती है और सांबर झील की तरफ जाती है, बस। अजमेर अजमेर शहर के चारों ओर आपको पता है भी, नाग की पहाड़ियां हैं। अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार स्पाइरल शेप में एक पहाड़ी क्षेत्र है, वो नाग की पहाड़ियां कहलाता है। खंडेला की पहाड़ियों की तरह ही नाग की पहाड़ियों से भी दो नदियों का उद्गम होता है। एक तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, और एक नदी नाग की पहाड़ियों से किधर आएगी? ठीक है, सांबर झील की तरफ आएगी। तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो हमें पता है भी, लूनी की बात हो रही है। लेकिन लेकिन आपको ये भी पता है भी, लूनी जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से नाग की पहाड़ियों से लूनी नदी भी निकलती है। लेकिन हमें अभी इस नदी पर ध्यान देना है। ये नदी कौन सी है? ये है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी।
जो अजमेर में नाग की पहाड़ियों से निकलती है और सांबर झील की तरफ जाती है। तो भाई अपने ने कांतली की नदी से बात शुरू की थी, कांतली नदी से बात शुरू की थी। कांतली नदी जो है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है, झुंझुनू को ठीक बीच में से काटती हुई चूरू से ठीक पहले समाप्त हो जाती है। ठीक है, सीकर में इसका अपवाद क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, झुंझुनू में इसका पुराना जलोढ़ मैदान राजस्थान बांगर कहलाता है। इसके किनारे गणेश्वर की सभ्यता मिली है, कहाँ, सीकर में। और अब आपको याद रखना भी कि ये भी कहीं ना कहीं 3 जिलों से संबंधित है। इसका अपवाह क्षेत्र 3 जिलों से संबंधित है, जिसमें चूरू की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो कौन से जिलों की बात कर रहा हूं, तो भाई ध्यान दे देना इधर, सीकर, ठीक है, झुंझुनू, ठीक है, और अगर नए नक्शे के हिसाब से बात करें तो नीम का थाना, नीम का थाना जिला। क्लियर है भाई? तो खेतड़ी, उदयपुर वाटी, झुंझुनू से आ गए, नीम का थाना, श्री माधोपुर, पाटन, सीकर से आ गए। तो ये जो है इस नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। तो इसे याद रख लेना कि कांतली नदी, जब भी कभी कांतली नदी पढ़ो तो सीकर झुंझुनू के साथ साथ, सीकर झुंझुनू के साथ साथ नीम का थाना जो है नया जिला, इसे भी याद कर लेना भाई। क्लियर है? चलिए भाई, तो यहाँ पर खंडेला की पहाड़ियों की बात हुई, तो खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकली? कांतली। तो खंडेला की पहाड़ियों से एक और नदी निकली, कौन सी? खंडेला नदी, वो गई सांबर में। जब सांबर की बात हुई तो सांबर में और नदियां भी आती है, नागौर से खारी आ गई। ठीक है, अजमेर से नाग की पहाड़ियों से लूनी निकली, तो लूनी के साथ रूपनगढ़ भी निकली, रूपनगढ़ कहाँ आ गई? सांबर में। अब जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियों से, मैं से मनोहरपुरा, मैं से मैंथा नदी निकली, कहाँ आ गई? सांबर में। क्लियर है? लेकिन जब जयपुर की बात हुई तो जयपुर में एक पहाड़ी क्षेत्र है, जयपुर में एक पहाड़ी क्षेत्र है, सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां। ठीक है भाई, जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ियों से एक नदी निकली थी, कौन सी नदी निकली थी भी? याद करके, थोड़ा सा याद करो भी। ठीक है, ठीक है, किससे? चैनपुरा की पहाड़ियों से। ठीक है, अब देखिए, उस नदी के अलावा मनोहरपुरा की पहाड़ियों से, मैं से मनोहरपुरा, मैं से मैनथा, सह से सेवर और सह से साबी नदी। ठीक है भाई, साबी नदी। ठीक है, याद करके देखो, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा जोर डालोगे ना तो आपको याद आएगी। ठीक है, अपने ने नदियों में की थी, पहले साबी पर फोकस करो। अपने ने, सॉरी, बनास की नदियों में की थी। ये साबी नदी, सह से सेवर की पहाड़ियां, सह से निकली साबी नदी, साबी नदी कहाँ गई? ये चलेगी झुंझुनू में। सॉरी, ये चलेगी हरियाणा में, ये चलेगी हरियाणा में। नफजगढ़, नफजगढ़ झील, हरियाणा। तो भाई अपने ने मैं से मनोहरपुरा की पहाड़ियां की जयपुर में, जयपुर से मैं से मनोहरपुरा, मैं से मैंथा नदी निकली, सांबर को गई। तो जयपुर में एक सेवर की पहाड़ियों की बात भी कर लो, सेवर की पहाड़ियों से, सह से सेवर की पहाड़ियां, सह से साबी नदी, साबी नदी कहाँ गई? ये गई नफसगढ़ झील हरियाणा में। और इस तरीके से हमने एक नदी कांतली, दूसरी खंडेला, तीसरी खारी, चौथी रूपनगढ़, ठीक है, पांचवी मैंथा, छठी साबी, 6 नदियां यहाँ पर आंतरिक प्रवाह की कंप्लीट कर ली। ध्यान से डायग्राम को देख लो भाई, ध्यान से डायग्राम को देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और कुछ नहीं है, डायग्राम के अंदर देखो बस, आराम से सारी बात आराम से समझ में आ जाएगी आपको। क्लियर है?
तो मनोहरपुरा की पहाड़ियों से मैंथा, सेवर से निकली साबी, ठीक है। और चैनपुरा, चलो यहां पर अपने कर लेते हैं, जयपुर को अलग से लिख ही लेते हैं ताकि आपको एक साथ ये चीज याद हो जाए। जयपुर में 3 पहाड़ियां करते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले मनोहरपुरा की पहाड़ियां, ठीक है। इसके बाद में सेवर की पहाड़ियां, अच्छा एक और पहाड़ियां कर लो, लगे हाथ वो भी याद आ गई, बैराठ की पहाड़ियां, ठीक है। और चैनपुरा की पहाड़ियां, ठीक है, चैनपुरा की पहाड़ियां। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जयपुर से 4 नदियों का उद्गम देखेंगे अपने। मैं से मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मैं से मैंथा नदी। ये मैंथा नदी कहाँ गई? सांबर झील की तरफ। सह से सेवर की पहाड़ी, सब पहाड़ियां, सह से साबी नदी, ये कहाँ गई? नफसगढ़ झील हरियाणा, ठीक है। बैराठ से, बै से बैराठ, बै से बाणगंगा, ये कहाँ गई? यमुना की तरफ, ठीक है। चै से चैनपुरा, लेकिन लेकिन यहां पर मोरेल आएगा भाई, ठीक है। यहां कौन सी नदी आएगी? मोरेल। और ये मोरेल नदी जो है ये बनास की सहायक नदी है, और इसी से भाई ढूंढ नदी संबंधित है, ठीक है। और ढूंढ की वजह से ही, ढूंढ नदी का अपवा क्षेत्र की वजह से ही जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है, ठीक है भाई। ये चीज एक्स्ट्रा है भाई, जल्दी से देख लो इसको। और इसके बाद अपने अगली नदी पर चलते हैं। कांतली जैसा ही एक नाम है, कांकनी नदी या काकने। इसका एक नाम और है, लेकिन अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले ये देखते हैं ये नदी पाई कहां जाती है, इसका उद्गम कहां है। भाई आप सोच भी नहीं सकते, उस जिले में भी एक नदी बहती है, ठीक है, जैसलमेर। जैसलमेर, और जैसलमेर में भी जो मेन जैसलमेर शहर है के दक्षिण में, ठीक है भाई, कोटारी गांव, ठीक है। कोटारी गांव से ये नदी निकलती है, और छोटी सी नदी है, ठीक है। इसी जस्ट थोड़ा सा आगे जाके मीठी खाड़ी क्षेत्र, मीठी खाड़ी क्षेत्र में जाकर समाप्त हो जाती है, ठीक है भाई। अगर इसमें पानी ज्यादा आ जाए, बरसात वगैरह हो जाए तो ठीक है, वैसे ही जैसलमेर में पानी नहीं है, पानी ज्यादा आ गया तो भी होता है ना कि ज्यादा पैसा आ जाता है ना कई बार किसी के पास अचानक, तो भी औकात से बाहर हो गए फिर अपने, ठीक है, इस तरीके से। तो जल की अधिकता, जल की अधिकता की स्थिति में यह भुज झील का निर्माण करती है। क्लियर? तो भाई ये अपनी एक और आंतरिक प्रवाह की नदी हो गई, और अब अपने लास्ट आंतरिक प्रवाह की नदी की बात करेंगे, जो है, अच्छा इसका अन्य नाम
अब जो नदी जैसलमेर में पाई जाए वो मशहूर तो होगी, तो ये इसका अन्य नाम ऐसे याद कर लो, इसका अन्य नाम है मसूरदी नदी। क्लियर है? चलिए, रूपारेल नदी, इस रूपारेल नदी का अन्य नाम लसवारी नदी भी है। ठीक है, उद्गम कहां से होता है इसका? ठीक है, और समापन कहां होता है? तो भाई देखिए, उद्गम होता है इसका थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र अलवर से। ठीक है भाई, थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र ऐसे भी याद कर लेना, ये थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र कहाँ है? थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र कहाँ है? अलवर में है। अच्छा, एक दो पहाड़ी है, दो पहाड़ियां हैं एक जैसे नाम की, कमलनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां। तो कमलनाथ की पहाड़ियां कहाँ हैं? उदयपुर में। और उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ हैं? अलवर में। तो यहाँ पर ध्यान रखना भी, ऊ से उदयपुर होता है, लेकिन उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर में है, कमलनाथ की पहाड़ियां कहाँ हैं? उदयपुर में। तो ये यही एक चीज और याद कर लो, क्या? कि अलवर में भी कौन से पहाड़ियों से? तो उदयनाथ की पहाड़ियां। ठीक है, इसके बाद ये नदी थोड़ा सा आगे जाती है। ठीक है, और भरतपुर में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना भी, पहले कभी इसमें पर्याप्त मात्रा में जल हुआ करता था। ठीक है, तो इससे बाढ़ आने की संभावना बनी रहती थी। तो राजा सूरजमल जो हैं, उन्होंने इस नदी पर मोती सागर बांध बनवाया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ये बांध बना तो इसके पीछे एक जलाशय बना होगा, तो ये मोती सागर झील कहलाती है। ये जो मोती सागर बांध या मोती सागर झील है, ये लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर कहलाती है। भरतपुर की जीवन रेखा। ठीक है भाई, ये और याद रख लेना भाई। अब देखो, पॉइंट से पॉइंट याद कर लिया करो। जैसे राजा सूरजमल का नाम आ गया, तो राजा सूरजमल से एक चीज याद करो भाई, इन्होंने एक बांध और बनवाया था। किस नदी पर बनाया था? गंभीर नदी पर। गंभीर नदी जो है, उसकी सहायक नदियों पर करौली में पांचना बांध है, लेकिन गंभीर नदी पर भाई एक बांध बनाया राजा सूरजमल ने। कहा? भरतपुर में। वो कौन सा बांध है भाई? अजान बांध है वो कौन सा बांध है? अजान बांध। अब ये जो अजान बांध है, इससे जल की आपूर्ति किसको होती है? केवला देव। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क को होती है। अब केवला देव राष्ट्रीय उद्यान नाम आ गया, तो उससे और आगे बढ़ जाओ।
कि भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को गंभीर नदी का जल अजान बांध से मिलता है, तो इसे यमुना नदी का जल कहां से मिलता है? गोवर्धन कैनाल से। ठीक है, इससे यमुना नदी आ गई तो और आगे बढ़ जाओ, नहीं और आगे नहीं जाएंगे, ऐसे तो फिर बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, अपने इंडियन ज्योग्राफी में घुस जाएंगे, यहीं तक रुक जाओ भाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से थोड़ा पढ़ना सीखो आप लोग। ठीक है, अच्छा, रूपा रेल लसवारी नदी जो है इसकी सहायक नदियां, तो एकमात्र ऐसी आंतरिक प्रवाह की नदी है जिसकी अपने सहायक नदियां देखेंगे। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है भाई? कहाँ लिखें इसको? चलो यहां लिख देते हैं। ट्राइब्यूटरीज इंग्लिश में कहेंगे भाई। ठीक है, तो कौन कौन सी है याद कीजिए। ताल वृक्ष है, श्याम गंगा है, और एक नाम और है काली घाटी। ठीक है भाई, तो ये सहायक नदियां हैं किसकी? रूपा रेल या लसवारी नदी की। ये काली घाटी क्षेत्र है ना, अभी देखो थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र, थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र कहाँ? अलवर में एक अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य में काली घाटी क्षेत्र है, इसी नदी के आसपास का क्षेत्र। काली घाटी क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, मोर, ठीक है, मोर पैवोक्रिस्टेटस का सर्वाधिक घनत्व देखने को मिलता है। तो ये बात को या जीके में पॉइंट को लिंक किया करो, लिंक करोगे ना तो आपको चीजें एक्स्ट्रा याद होती चली जाएगी। ऐसे एक चीज को रटते रहोगे ना, वन लाइनर, ज्यादातर कई बार टीचर भी वन लाइनर पढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड लगा दी, पढ़ा दिया, लेकिन नहीं भाई, वन लाइनर मत पढ़ो, आप चीज को रिलेट करो, रिलेट करो। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, तो ये अपनी कांकनी काकने मसूरदी नदी के साथ साथ रूपा रेल नदी भी होगी जिसका अन्य नाम लसवारी नदी है। ठीक है, और उसके बारे में जितनी अपने बातें कर सकते थे। थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र अलवर से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, भरतपुर में समाप्त हो जाती है। भरतपुर में इस पर कौन सा मोती सागर बांध बनाया राजा सूरजमल ने, जो लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर या भरतपुर की जीवन रेखा कहलाता है। और इसकी सहायक नदियां हैं ताल वृक्ष, श्यामगंगा और काली घाटी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखने हैं भाई। काकनी काकने भाई जैसलमेर में पाई जा रही है, तो मसूर नदी है तो मसूरदी। तो इस तरीके से भाई सिंपल सीधी सी बात है। ठीक है, ये अपने जितनी भी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं जो राजस्थान के कुल नदी तंत्र का 60% बनाती हैं, अपना कंप्लीट होता है भाई। ठीक है, क्लियर है? तो ये देख लो फिर से, घग्गर नदी पूरा डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। घग्गर नदी के बाद में अगली नदी अपने ने कौन सी की? कांतली नदी। कांतली नदी के बाद जो है उसी से बात निकल गई खंडेला नदी, खंडेला नदी की बात निकली, फिर खारी नदी, रूपनगढ़ नदी, मैंथा नदी। मैंथा नदी से हमने याद कर ली कौन सी? साबी नदी। यहाँ पर फिर पूरे जयपुर की ही बात कर ली कि जयपुर में 4 पहाड़ी क्षेत्रों से 4 नदियां निकलती है, याद कर लेना। और उसके बाद में एक नदी कौन सी? काकनी या काकने, और एक रूपा रेल या लसवारी नदी। क्लियर है? और उसी के साथ साथ हमने इन 2 जिलों की भी बात कर ली, अनूपगढ़ की बात कर ली, थोड़ी सी नीम का थाना की बात करी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा केवल इन जिलों को देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ है। तो भाई पहले देखो सीकर इस तरीके से था, ठीक है, लगभग इस तरीके से। ठीक है, उड़ता हुआ पंछी, बहती हवा सा था वो। ठीक है, लेकिन अब सीकर ऐसा नहीं है अभी, सीकर का पंख काट दिया है, तो सीकर जो है वो ये रह गया अभी। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला भाग है ये नीम का थाना है। ठीक है, और ये झुंझुनू, इस तरीके से याद रखना है। ये हो गया नीम का थाना, ये हो गया झुंझुनू, और ये हो गया सीकर, और ये चूरू। क्लियर है? और अपने ने कौन से जिले की बात की भी आज? अनूपगढ़ की बात की, तो अनूपगढ़ ये रहा, अनूपगढ़ यहां स्थापित हुआ है।
जो नए जिले हैं उसे अपने ये लाल से डिनोट कर दिया, ठीक है। अनूपगढ़ यहाँ स्थापित हुआ है, अनूपगढ़ के पास में ये बीकानेर है। ये बीकानेर हो गया, ठीक है। ये हनुमानगढ़ है, ठीक है। ये हनुमानगढ़ है और ये बीच में घुसा हुआ अब, ठीक है, ये कौन बच गया, ये बीच में इस तरीके से घुसा हुआ ये गंगानगर हो गया अभी, ठीक है। तो कुछ एक जिले जो अभी अपने जिक्र किए हैं वो थोड़े से आपको बता दिए मैंने, ठीक है। नक्शे में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा देखते रहा करो, एक साथ बहुत ज्यादा देखने की कोशिश मत करो, उलझ जाओगे फालतू में। और क्या अपने एक्स्ट्रा चीजें याद कर सकते हैं नदियों के लिए, तो भाई यहां पर देखिए मैं 3 पहाड़ियों की बात करूंगा। ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जिनसे 2 नदियों का उद्गम हुआ है, ठीक है। सबसे पहले खंडेला, खंडेला की पहाड़ियां, कहाँ, सीकर में, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे याद कर लो नाग की पहाड़ियां, नाग की पहाड़ियां कहाँ, अजमेर शहर के चारों ओर, ठीक है। तीसरा गोकुंदा की पहाड़ियां, ठीक है। गोकुंदा की पहाड़ियां कहाँ, उदयपुर में। अब भाई सीधी सिंपल सी बात है, जल्दी से याद करो, खंडेला की पहाड़ियों से 2 नदियां निकलती है, कौन सी, कांतली नदी निकलती है, ठीक है, और खंडेला नदी। चलिए भाई, नाग की पहाड़ियों से पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी, लूनी और सांबर झील की तरफ जाने वाली रूपनगढ़। गोकुंदा की पहाड़ियों से बेड़च, बेड़च जिसे शुरुआती तौर पर आयड़ नदी कहते हैं, और उदय सागर झील के बाद ये बेड़च नदी कहलाती है। और कौन सी भाई, और साबरमती नदी की सहायक नदी वाकल। अब देखो, अब बेड़च का नाम आ गया ना, तो याद करो घग्गर को और याद करो खंडेला को। यहां से बेड़च उठाओ, खंडेला उठाओ और एक घग्गर उठाओ, फिर आप कहोगे सर इससे ये क्यों करें अपने, पहले तो इसको देखो। यहां से बेड़च उठा लो, खंडेला उठा लो और पीछे से घग्गर उठाओ, ठीक है। चलो भाई, ये नदियों से संबंधित कर देते हैं अपने कुछ सभ्यताएं। सबसे पहले कालीबंगा, ठीक है। दूसरा गणेश्वर की सभ्यता, तीसरा आहड़ की सभ्यता, कालीबंगा, कालीबंगा जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। गणेश्वर जो है वो ताम्र युगीन सभ्यता है, ठीक है भाई। ये ब्रॉन्ज एज हो गई, ये ताम्र मतलब कॉपर, ठीक है। और आहड़ की सभ्यता भी ताम्र युगीन है।
और इनके बारे में क्या, कालीबंगा हड़प्पा कालीन सभ्यता है बेसिकली, हड़प्पा कालीन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, घग्गर के किनारे, कहां, हनुमानगढ़। गणेश्वर की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे, कहां, सीकर। आहड़ की सभ्यता ताम्रयुगीन कौन सी नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे, और बेड़च को ही आयड़ नदी भी कहते हैं। ठीक है, कहां, उदयपुर। ये लो भाई, फिर अपने पास एक्स्ट्रा पॉइंट आ गए, नोट कर लो। आगे बढ़ें, जल प्रपात की बात करें। अब देखो जल्दी से होगी सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें जल्दी जल्दी होंगी। अब जल प्रपात की बात करें तो चूलिया जल प्रपात, तो चूलिया जल प्रपात जो है वो चंबल, क्योंकि ये सारा डिस्कशन कर चुके हैं अपने, चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। कहां है, भैंसरोडगढ़ में है। भैंसरोडगढ़ कहां, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल है ये, कितनी ऊंचाई है, 18 मीटर। चलो भाई, अगला है भीमलत जलप्रपात। तो थाना भी ऐसी बातें की थी हमने क्या, कि भील ने मेज के मॉडल पर बूंदी रखी, ठीक है, भैंस खा गई। ठीक है, याद करो, अब पूरा डिस्कशन नहीं करने वाले। और भीम ने आकर बूंदी मांगी, नहीं दी, लात की दी। मेज नदी की सहायक नदी है, मेज नदी की सहायक नदी है, कौन सी है, मांगली नदी। मेज नदी की सहायक नदी मांगली नदी। और मांगली नदी पर कहां, बूंदी में कौन सा जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात कौन सी नदी पर, मेनाल नदी पर। कहां, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है, दिर जलप्रपात कहां, तो हो सकता है ये पॉइंट अपना डिस्कस करने से रह गया हो, यहां पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। काकुंड नदी, बंगाल की खाड़ी को जाने वाली नदियों में चौथी नदी जो की थी, काकुंड या कुकुंद नदी, बयाना भरतपुर से संबंधित। ठीक है, उस पर है ये जलप्रपात, कहां है, भरतपुर, बयाना भरतपुर में। लो भाई, ये जलप्रपात हो गए। ठीक है, चलें आगे। त्रिवेणी संगम तो 4 कर चुके हैं, आज 5 लिखे हैं। बार बार आपसे पूछा है पांचवा कौन सा है, पांचवा कौन सा है। तो सबसे पहले रामेश्वर, रामेश्वर में चंबल तो मेन नदी है, और चंबल में और कौन सी नदियां आकर मिलती है, बनास आकर मिलती है, और सीप नदी आकर मिलती है। तो ये एक त्रिवेणी संगम बन गया, बा च सी। ये ट्रिक है भाई, बनास, चंबल और सीप नदी। बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा में, बनास मुख्य नदी है, इसमें बेड़च, इसमें बेड़च और मेनाल नदियां आकर मिलती है। ये ट्रिक बन गई बाबे में। ये अगला त्रिवेणी संगम कंप्लीट। इसके बाद में राजमहल टोंक में फिर से बनास मुख्य नदी है, प्लस खारी और डाई नदियां आकर मिलती है। ये हो गया बखेड़ा, ट्रिक हो गई। बनेश्वर की पहले बात करेंगे। माही मुख्य नदी है, माही में सोम और जाखम नदियां आकर मिलेगी। ठीक है भाई, तो ये ट्रिक हो गई मासोजी। ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
ये कभी त्रिवेणी संगम हुआ करता था, अब नहीं है। ठीक है, देव धाम टोंक, रामेश्वर सवाई माधोपुर, बिगोद भीलवाड़ा, राजमहल टोंक, बनेश्वर डूंगरपुर और देव धाम टोंक। यहाँ पर मुख्य नदी तो बनास ही है, और ऐसा माना जाता है कि बनास में मानसी की थी ना भाई, बनास की सहायक नदियों की ट्रिक की थी ना, बेकारी माँ घूमी मानसी काली डाई लगा के। ठीक है, और एक नदी है जो अब नहीं पाई जाती। ठीक है भाई, तो ये एक त्रिवेणी संगम है जो अब एक तरीके से त्रिवेणी संगम नहीं है, तो देवधाम टोंक। ठीक है भाई, नेट पे आपको मिल जाएगा, फिर आप कंफ्यूज होगे कि सर दिया हुआ तो है त्रिवेणी संगम, ठीक है, लेकिन जीके में अब इसी बुक्स में नहीं मिलता। तो ये लो भी त्रिवेणी संगम हो गए। आगे बढ़ें, फिर आता है दुर्ग। तो कुछ राजस्थान के किले हैं नदियों में, कुछ किले तो अपने पढ़ लिए। गागरोन का किला राजस्थान का आदर्श जल दुर्ग है, तो गागरोन का किला याद करो भी। अब काली सिंध, काली सिंध में कौन सी आहू आती थी? ठीक है, आहू नदी आकर मिलती है कहाँ? झालावाड़ में, गागरोन में। वहां झालावाड़ में गागरोन का किला है। चित्तौड़गढ़ का किला, तो भाई चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है, यहां पर एक अभी एक नोट लिखवा दूंगा आपको मैं। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ का किला कहां पर है? बेड़च नदी, बेड़च नदी की सहायक नदियां कौन सी थी? उसमें से एक नदी थी गंभीरी। तो मैंने वहां पे आपको बताया भी था, गंभीर नदी अलग है, गंभीरी नदी अलग है। तो ये कहाँ? चित्तौड़गढ़। ठीक है भाई, भैंस रोडगढ़ का किला, भैंस रोडगढ़ का किला ये कहाँ है? तो ये भाई चंबल, चंबल प्लस बामनी नदियां, जहां पर चूलिया जलप्रपात है इनके संगम पर। ठीक है, कहां पर? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहाँ? चित्तौड़गढ़। भाई एक तरीके से, हाँ भाई बामनी लिखवाया था ना। एक तरीके से चित्तौड़गढ़ के दो भागों में बंटा है ना, तो उसका जो घोड़े की नाल जैसा वाला भाग है उसकी बात हो रही है। शेरगढ़, कोसवर्धन दुर्ग, परवन नदी। परवन नदी कहाँ है ये दुर्ग? बारा में है। मनोहर थाना का किला, ये भी परवन नदी, लेकिन ये किला कहाँ है? ये किला झालावाड़ में है। गढ़ पैलेस, ये इसे कोटा का किला भी कहते हैं। तो कोटा नाम आते ही कहाँ होगा ये? चंबल नदी के किनारे। कहाँ? कोटा में। अगला है जालोर का किला, सुवर्णगिरी। एक किया था ना भी, जो ऑलरेडी सूखड़ी हो वो जल भी छोड़ दे तो बांकी हो जाएगी। तो सूखड़ी नदी पर बांकली बांध है जालोर में। तो जालोर किसके किनारे है? सूखड़ी नदी के किनारे। तो जालोर का किला, जिसे सुवर्णगिरी भी कहते हैं, ये कौन सी नदी के किनारे है? सूखड़ी नदी के किनारे। ठीक है भाई, ये हो गए किले दुर्ग। अगली चीज ध्यान से सुनना भाई, यहां पर एक नोट करके मैंने कहा भी अभी एक चीज करवा दूंगा आपको। आपसे पूछ ले सर्वाधिक नदियां, ठीक है, और आपसे पूछे जिला कौन सा है सर्वाधिक नदियों वाला, ठीक है, आपसे पूछ ले ऐसा संभाग कौन सा है, ठीक है, या पूछे आपसे ऐसा जिला, ऐसा जिला जिससे
तीनों नदी तंत्र संबंधित है। ठीक है भाई, ये आपसे पूछ ले, तीनों नदी तंत्र संबंधित है जिससे, ठीक है। और जिला नहीं, ये बेसिकली संभाग होगा। एक सेकेंड, क्योंकि पूरा संभाग का क्षेत्र ठीक है। या पूछ ले ऐसे ऐसे जिले जिनमें कोई नदी नहीं है। ठीक है भाई, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए बाई चांस, तो भाई जिला तो है चित्तौड़गढ़, ठीक है। संभाग पूछे कि सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है, कोटा है। ऐसा संभाग जो तीनों नदी तंत्र से संबंधित है, तो अभी वर्तमान संभागों के संभाग जो है उसके हिसाब से आंसर कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई, उदयपुर है। और ऐसे जिले जिसमें कोई नदी नहीं है, बीकानेर एंड चूरू। भाई बीकानेर में मैं रहता हूं, चूरू में मेरा ससुराल है, ठीक है। तो ऐसे तो ऐसे जिले जिसमें कोई नदी नहीं है, ठीक है, तो याद कर लेना भी, इमरान सर जहां रहते हैं बीकानेर, और जहां उनका ससुराल है वहां पर कोई नदी नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, और क्या याद करना है अपने को? अभ्यारण्य याद कर लो भाई, जितने मुझे एक बार याद आए, बाद में कभी अभ्यारण्य करेंगे तो एक आधा और निकल जाएगा। जवाहर सागर अभ्यारण्य जलीय अभ्यारण्य है। भारत में जब घड़ियाल परियोजना शुरू की गई, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, वैसे ही घड़ियालों के संरक्षण के लिए घड़ियाल परियोजना 1975 में, तो सबसे पहली परियोजना स्थापित की थी जवाहर सागर अभ्यारण्य के रूप में। जवाहर सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी पर है। कहाँ है? कोटा में। तो बस बात ही खत्म। चंबल नदी कहाँ? कोटा में। अगला, नाम से पता चल रहा है कि चंबल है, लेकिन उसके नाम में देखो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक है, एक बड़े स्तर पर परियोजना, जिसके अंदर बेसिकली भाई जहां से चंबल आती है मध्य प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में कोटा, कोटा से लेकर धौलपुर तक का जो क्षेत्र है वो, और इन तीनों राज्यों में योजना है ये घड़ियालों के संरक्षण हेतु। ठीक है भाई, शेरगढ़ अभ्यारण्य अभी थोड़ी देर पहले किए भाई, शेरगढ़ का किला किया ना, तो वही शेरगढ़ अभ्यारण्य वही है। परवन नदी कहां पर था? 12 में, तो ये लो 12। बस्सी अभ्यारण्य, तो देखो अभी हमने चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर की थी ना, वहां से मोरेल नदी निकली थी। ठीक है, वो बस्सी तहसील चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। तो बस्सी तहसील कहाँ है? जयपुर में। तो बस्सी अभ्यारण्य कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। हाँ भाई, यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बस्सी तहसील जयपुर में है, लेकिन बस्सी अभ्यारण्य कहाँ है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल वास्तव में एक पास है भाई, दर्रा है। ठीक है, और इस दर्रे के आसपास का क्षेत्र फुलवारी की नाल क्षेत्र कहलाता है। फुलवारी की नाल क्षेत्र पूछ ले, फुलवारी की नाल पास या दर्रा पूछ ले, ठीक है, तो आपको सीधा आंसर करना है, उदयपुर की बात हो रही है। और इससे 3 नदियां संबंधित है। कौन कौन सी? 2 तो है मानसी और वाक्कल, मानसी और वाक्कल। और ये मानसी और वाक्कल जो है आपको अच्छे से पता है भाई, किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती की। ठीक है, और एक नदी और है, वो है सोम नदी। देखो वैसे तो अपने फ्लो में बोल जाते हैं मानसी, वाक्कल और सई नदी, तो सई तो खुद साबरमती की सहायक नदी है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मानसी, वाक्कल और सोम नदी।
सोम नदी जो है अपने ने पढ़ा था ना भाई, उदयपुर से निकलकर कौन सी नदी की तरफ जाती है? माही नदी की तरफ। तो ये तीन नदियां, मानसी, वाक्कल और सोम नदियां कहीं ना कहीं उदयपुर के, कहीं ना कहीं उदयपुर के फुलवारी के नाल क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है भाई। अच्छा, ये बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ लिख के रह गए अपने, नदियां तो लिखो इसमें। इससे नदियां जो संबंधित है वो है बामनी और ओराई नदी। ठीक है भाई। चलिए, ये हो गए अभ्यारण्य। आगे बढ़े तो अब कुछ प्रमुख नगर कर लेते हैं भाई। कोटा, रावत भाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। केशव राय पाटन कहाँ है? बूंदी में। और कोटा शहर है, तो आप समझ गए कौन सी नदी की बात हो रही है। ये तीनों शहर चंबल नदी के किनारे है। किसके किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। ठीक है। झालावाड़, झालावाड़ कौन सी नदी के किनारे है? तो अपने ने किया हुआ है ये, काली सिंध नदी जब की थी, तो ये काली सिंध नदी के किनारे है। झालरापाटन, ये झालावाड़ में ही है, लेकिन ये कौन सी नदी के किनारे है? चंद्रभागा। ठीक है भाई, पशु मेलों में आप पढ़ोगे ये। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ कौन सी नदी के किनारे है? तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, चित्तौड़गढ़ का किला किया था ना, कौन सी नदी के किनारे था? बेड़च और गंभीरी। आसींद, गुलाबपुरा और विजयनगर, ये तीनों ही भीलवाड़ा में है भाई। और ये गुलाबपुरा और विजयनगर आप वापस से नाम पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे? आसींद नाम तो आप कहां पढ़ते हो? देवनारायण जी। देवनारायण जी के पिताजी कौन थे? सवाई भोज। देवनारायण जी जो है भाई, देवनारायण जी से याद आया, ठीक है, देवनारायण जी के जयंती पर छुट्टी घोषित की थी राज्य सरकार ने, जैसे अभी आदिवासी, विश्व आदिवासी दिवस पे की। विश्व आदिवासी दिवस कब? 9 अगस्त, 9 अगस्त को। ठीक है, तो 9 अगस्त को छुट्टी घोषित की। वैसे ही देवनारायण जी की जयंती पर भी राज्य सरकार ने 29 जनवरी को छुट्टी की थी भाई। तो 29 जनवरी और 9 अगस्त याद रखना। 29 जनवरी को देवनारायण जी की जयंती के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने अवकाश घोषित किया था, और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने अवकाश घोषित किया। ठीक है भाई, ये दो ऐसे एक जैसे मौके हैं। हाँ भाई, आसीन तो है देवनारायण जी से संबंधित, उनके पिताजी सवाई भोज से संबंधित। गुलाबपुरा और विजयनगर जो है वो वस्त्र मिलों से संबंधित है। वैसे भी राजस्थान की वस्त्र नगरी या मैनचेस्टर भीलवाड़ा, और आसीन भीलवाड़ा में खारी नदी पर खारी परियोजना है। तो यहाँ पर कौन सी नदी आ गई? खारी नदी। सुमेरपुर पाली और शिवगंज सिरोही, सुमेरपुर पाली में कौन सा बांध है भाई? जवाई बांध है। कौन सी नदी पर? जवाई नदी पर। तो ये जवाई नदी आ गई। ठीक है भाई। चलिए भाई, पाली, पाली कौन सी नदी पर है? बांडी नदी पर। लूनी की सहायक नदी है ना बांडी और जवाई। बालोतरा कौन सी नदी के किनारे है? खुद लूनी के किनारे है, और लूनी के तल के समानांतर बसा हुआ है, तो बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है। जालोर अब करने की जरूरत ही नहीं है, जालोर सूकड़ी नदी के किनारे। अनूपगढ़ और हनुमानगढ़, तो भाई ये तो, हनुमानगढ़ तो घग्गर के तल के नीचे बसा हुआ है, तो ये हो गया घग्गर। घग्गर का तल और हनुमानगढ़ के तल में क्या है? हनुमानगढ़ का तल घग्गर से नीचे है। डीसा गांधीनगर बाद में करेंगे, पहले ये करते हैं। नाथद्वारा, नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में। और टोंक ये है बनास नदी के किनारे। डीसा और गांधीनगर ये दोनों कहाँ हैं? गुजरात में है भाई। तो डीसा और गांधीनगर, डीसा नगर कहां पर है? सॉरी, कौन सी नदी के किनारे है? पश्चिमी बनास के किनारे। ठीक है भाई। और गांधीनगर कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती के किनारे। लो भाई, ये चीज भी हो गई।
फिर से देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आगे बढ़ते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र, वाटर कैचमेंट एरिया, तो सबसे बड़ी नदी राजस्थान के भीतर, राजस्थान के का जो नक्शा है उसके भीतर सबसे बड़ी नदी राजस्थान की कौन सी है? बनास है भाई। ठीक है, कितनी है? 46,570 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र, बेसिन या जल ग्रहण का मतलब बारिश का पानी उस क्षेत्र का बारिश का पानी इस नदी में आकर मिलता है। नदी के आसपास का वो क्षेत्र जहां बरसात होती है तो वो पानी उस नदी में आकर मिलता है। ठीक है भाई। लूनी नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है, चंबल नहीं है, चंबल 30 नंबर पर है। और इन तीनों के क्षेत्र याद रखना भाई। बनास का कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र या बेसिन कितना है? 46,570। ठीक है भाई। लूनी नदी का है 34,250, चंबल का है 29,110 वर्ग किलोमीटर। अब देखो भाई राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो अपने ऐसे याद करते हैं, 34239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर केवल लूनी नदी का जो है उसकी तुलना इससे करना तो लगभग कितना बैठता है? 10%। तो लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10% है भाई। और 10% से ज्यादा है बनास नदी का अपवाह क्षेत्र, और 10% से कम है चंबल का। बाकी सबका याद करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के दो याद रख लेना। तो राजस्थान में नदियों के अपवाह क्षेत्र को इस हिसाब से बांटा हुआ है: बनास, लूनी, चंबल, माही, बाणगंगा, गंभीर, मैनथा, रूपनगढ़, साबी, सोटा, साबरमती, वाकल, पश्चिमी बनास। अब देखो भाई, ये आरपीसी में एक बार क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी नदी कौन सी है? उसमें दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार साबरमती ऑप्शन में था, ये नहीं था, साबरमती ऑप्शन में था तो साबरमती किया। फिर एक बार आरएस एग्जाम में साबरमती और वाकल दोनों ऑप्शन में थे तो वाकल सही हुआ। अब ध्यान रखना भी, ये तीनों ऑप्शन में हो तो पश्चिमी बनास कर देना। ठीक है, पश्चिमी बनास अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। ठीक है भी, कहाँ की बात हो रही है? राजस्थान के भीतर की बात हो रही है बस। ठीक है, तो साबरमती वाकल का है 4300 किलोमीटर स्क्वायर और पश्चिमी बनास का है 3000 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल जो निकलेगा इन सबको जोड़ोगे आप तो ये होगा राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र। ठीक है भाई, तो 1,69,470 वर्ग किलोमीटर, 1,69,470 किलोमीटर स्क्वायर। अब बड़ा मजाक सा हो जाता है क्या कि भाई वैसे तो नदियों में पानी रहता नहीं, दो ही नित्यवाही नदियां हैं, दो ही बारहमासी नदियां हैं। कौन कौन सी है वो? ठीक है, एक तो चंबल है, एक माही है, उसके अलावा तो नदियों में पानी रहता नहीं। लेकिन स्टिल नदियों का अगर अपवाह क्षेत्र जोड़ें तो इतना बैठता है। ठीक है, इतना बैठता है। ये मेन नदियां लिखी है अभी, उनकी सहायक नदियां वदियां सब मिला के है। ठीक है, तो अब आप इस पे थोड़ा सा गौर करोगे ना और राजस्थान के क्षेत्र पे गौर करोगे तो राजस्थान के बाहर के लोग वैसे तो राजस्थान की जब कल्पना करते हैं तो उनको नजर आता होगा कि भाई दूर दूर तक रेत ही रेत है। लेकिन यहाँ पर कभी उनको पता ना भाई कि राजस्थान में जो अपवाह क्षेत्र है, वाटर कैचमेंट एरिया है, वो कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% बना रहा है। देखो, दोनों की तुलना करके देखो। ठीक है भाई, तो बता देना भाई वास्तविकता से उनको क्या मतलब है, उनको कौन सा आके चेक करेंगे कि नदियों में पानी है कि नहीं है। तो ये कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना बन रहा है? 49.51% बन रहा है, लगभग 50%। ठीक है, तो भाई ये अपनी नदियां खत्म होती है और नदियों से संबंधित और भी बहुत सारे पॉइंट हैं कि सबसे ज्यादा बांधों वाली नदी कौन सी है, तो चंबल है। ठीक है, गली इरोजन कौन सी नदी से संबंधित है, ये सारे पॉइंट अपने कर चुके हैं। सबसे ज्यादा बांधों वाली नदी, डैम्स वाली रिवर, चंबल। ठीक है, और गली इरोजन, ठीक है, अवनाली का अपर्दन कौन सी नदी से संबंधित है? चंबल से संबंधित है। ठीक है, शीट इरोजन, चादरी अपर्दन कौन सी नदी से संबंधित है? तो वो बनास नदी से संबंधित है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? चंबल है। ठीक है,
लेकिन आपसे पूछ ले कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से, मतलब राजस्थान के भीतर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास है। रुंडित नदी किसे कहते हैं, बाण गंगा को कहते हैं, क्योंकि वो विलुप्त हो गई है, भरतपुर तक जाते जाते विलुप्त हो जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, बैराट की पहाड़ियां जयपुर और भरतपुर तक जाके विलुप्त हो जाती है, तो रुंडित नदी कहलाती है। घग्गर नदी भी जो है एक तरीके से भटनेर के आसपास आकर विलुप्त हो जाती है, तो इसे मृत नदी या डेड डेड रिवर कहते हैं। हाकरा नदी के बारे में डिस्कस कर लिया। तो ये सारे पॉइंट अपने कर चुके हैं अभी सर। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ भाई, क्योंकि ये मेरे हिसाब से अपने ने वहां पर नदी में लिखा नहीं था। तो सर्वाधिक बांध कौन सी नदी पर है, तो अपने ने बात शुरू की थी नदियों की चंबल से, और बात खत्म करते हैं कहाँ, चंबल से। ठीक है भाई, तो इस तरीके से नदियां अपनी कंप्लीट होती है। और अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूं, तो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी आप लोगों के लिए थोड़ी बढ़ाऊंगा मैं, और तैयारी बहुत अच्छे से करनी है अपने को। तो अब थोड़ा सा आप भी अपनी पेटी बांध लेना भाई, और जो वीडियोस है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इस और राजस्थान में अपने राजस्थान का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर चुके हैं, राजस्थान की जलवायु कंप्लीट कर चुके हैं, राजस्थान की नदियां कंप्लीट कर चुके हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक बड़ा मैराथन वीडियो बना दूं मैं। ठीक है, किसका मैं आज चेक कर रहा था कि ऑनलाइन अपने लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं क्या, थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन कोशिश करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग भी करने की कुछ टॉपिक्स की। ठीक है, आपको लगे कि भाई लाइव आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई आप लोग। ठीक है, और जिस जिस भी माध्यम से आप मुझसे जुड़े हुए हो उस माध्यम की थ्रू मैसेज करना, बताना कि लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है, तो अपने लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। और वैसे मैं यही सोचता हूँ कि स्टैटिक जीके जो है वो किसमें, रिकॉर्डेड क्लास में ज़्यादा ठीक है, ताकि आप अपने सुविधा के अनुसार उसे देख सको। ठीक है, और एक और चीज़, वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और एक और चीज़ भी, तो अब मैं फ्री हूँ और आपके लिए वीडियोस ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा, करंट अफेयर्स पे काम करेंगे अपने। ठीक है, और भी चीज़ों पे काम करेंगे। तो थोड़ा सा आप भी चैनल को अपनी तरफ से ज़्यादा सपोर्ट करो, और एक जिम्मेदारी लो भाई। अब क्या लो, कि अब आपको एक जिम्मेदारी लेनी है, क्या, कि आपको हर एक को, जो भी मुझसे एकदम रेगुलर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप हर एक जो स्टूडेंट है मेरा, वो 3 से 5 सब्सक्राइबर तो आपको जोड़ना ही है अब चैनल के साथ। ठीक है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको चैनल से जोड़िए, और वो एक बार चैनल पे आएंगे, क्लासेस देखेंगे, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि वो अपने से अपनी फैमिली का पार्ट बनेंगे। तो ये चैनल अपना ही है भी, स्टूडेंट्स का है, मेरा है, स्टूडेंट्स का पहले है, बाद में मेरा है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर मेहनत करनी है। मेरी मेहनत क्या है, मेरी मेहनत यही है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके सामने लेकर आऊँ, वीडियो लेक्चर्स आपके सामने लेकर आऊँ। और मेरे स्टूडेंट्स का बहुत वास्ट लेवल पे स्टूडेंट्स हैं भी। ठीक है, 11th-12th के जो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी को फाउंडेशन लेकर या सीयूटी को लेकर चल रहे हैं, उनके वो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी की बुक्स जो है उनके कुछ सॉल्यूशंस आपको करवा दूं मैं। ठीक है, कुछ क्लैट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आरएस और आईएएस के स्टूडेंट्स हैं, और ख़ासतौर से जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा खुद का मीडियम इंग्लिश रहा हुआ है। ठीक है, हालांकि मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों में पढ़ा देता हूँ। तो अभी क्या है, बहुत टाइम से हिंदी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बैच बन ही नहीं पाता इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश के बच्चों को एक तो ये अवेयर नहीं हो पाते कि भाई कहाँ जाएं, कैसे पढ़ें। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इंग्लिश मीडियम को लेके प्रॉब्लम आती है, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है या आती है, तो भी मेरे से आप संपर्क करो, अपने पास सॉल्यूशन है। तो और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बेटर गाइड कर सकता हूँ। तो प्लीज़ जुड़ें आप लोग। ठीक है भाई, और अपने साथियों को भी जोड़ें, और अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ठीक है, हर एक को कम से कम 3 या 5 अपने सब्सक्राइबर जोड़ने हैं भाई, जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, जो दिल से जुड़े हुए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, तो अपनी मेहनत कीजिए। मेरी मेहनत क्या है, मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लेकर आऊँगा। ठीक है, और इसी तरीके से आते रहेंगे वीडियो लेक्चर्स। पढ़ें, अपना पूरे क्या कहते हैं, डाउट क्लियर करें। ठीक है, आपकी मेहनत क्या है, आपकी मेहनत जो है वो है आपका सिलेक्शन। ठीक है, और आपका सिलेक्शन ही मेरी गुरु दक्षिणा है, ये चीज़ हमेशा याद रखना भाई। ठीक है, तो आज अपने ने क्या क्या किया तो बहुत डिटेल में पढ़ा है, बताने की जरूरत है नहीं। बस ध्यान रखना, एक तो ये डायग्राम, ठीक है, और इसके बाद ये घग्गर नदी वाला डायग्राम, ये अच्छे से कर लेना भाई। और इस तरीके से अपने आंतरिक प्रवाह की नदियों के साथ साथ
जितना भी नदी तंत्र है पूरा रिवर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपके एकदम दिमाग में छप चुकी है, चीज़ें क्लियर हो चुकी है, पिक्चराइज हो चुकी है। ठीक है, तो अपने एक बड़े वीडियो लेक्चर के अंदर राजस्थान की जो लेक्स हैं, झीलें, वो पूरी मैं कंप्लीट करा दूंगा। और उसके बाद अपने कुछ ऐसे टॉपिक्स पे चलेंगे जो राजस्थान में ज्योग्राफी भूगोल के साथ साथ इकोनॉमी जो है, ठीक है, जो आर्थिकी परिदृश्य है उसको भी कवर करते हैं। ठीक है भाई, तो समझ गए होंगे आप कौन से टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। हालांकि बीच में नदी घाटी परियोजनाएं भी आएगी। ठीक है, तो वो सभी टॉपिक्स होते चले जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, उससे जुड़े भाई, उस पर नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ मैं। और टेलीग्राम चैनल कौन सा है, वही सेम नाम है, सिविल प्रिपरेशन बीकानेर। और साथ साथ इंस्टाग्राम से जुड़े, क्योंकि इंस्टाग्राम अब मैं फ्री हो गया हूँ तो इंस्टाग्राम पे फिर से एक्टिव हो जाऊंगा। वहाँ पर आप जाओगे तो आप देखोगे 90 सेकंड्स की जो रील होती है उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें जो अपने संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, अनुच्छेद जो है उन पे चर्चा होती है। तो शुरू से लेकर आखिर तक वो सब देखना आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, और उस पर कल से मैं वापस से एक्टिव, या आज रात से वापस से एक्टिव हो जाऊंगा। तो हर एक माध्यम पे अपने को पढ़ाई करनी है। ठीक है, लोग जिन माध्यमों में अपना समय खराब कर रहे हैं, अपने को उन माध्यमों को एक तरीके से अपने सदुपयोग करना है, पढ़ाई में यूज करना है। ठीक है, और भाई अपने लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर रहें, पढ़ाई करें, सिलेक्शन करवाएं, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मेरी गुरु दक्षिणा है, याद रखना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।